हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होने वाला है, जो कि एग्जाम में 4 मार्क्स में आते हैं और बेसिकली छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैंने इसके अंदर पिक किए हैं ये लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु इज हिंदू? हिंदू कौन है? ठीक है। अब क्योंकि ये हिंदू लॉ है तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज हिंदू? ये जो क्वेश्चन है ये आपका अक्सर 4 नंबर में आ जाता है और थोड़ा सा एक्सटेंडेड के साथ ये 10 नंबर में भी आ जाता है। तो अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन नंबर 2 को देखते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि हिंदू शब्द को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो कैटेगरी 1 है जो बंदा बाय रिलीजन हिंदू है, यानी कि हर वो इंसान जो धर्म से हिंदू है, या फिर वो बुद्धिस्ट है, जैन है या सिख है। क्योंकि जैन, बौद्ध और सिख को भी ना लॉ में हिंदू के दायरे में ही रखा गया है। इसके बाद कैटेगरी 2 आती है बाय बर्थ, कि ऐसा बच्चा जिसके दोनों माता पिता, बोथ पेरेंट्स हिंदू है, जैन है, बौद्ध है या सिख है। ठीक है। या फिर उस बच्चे के कोई एक पेरेंट हिंदू है और उस बच्चे का पालन पोषण यानी कि उसका जो ब्रॉटअप है वो हिंदू तरीके से किया गया है, तो वो बच्चा भी हिंदू माना जाएगा। इसके साथ ही थर्ड कैटेगरी आती है बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का क्या मतलब है कि हर वो व्यक्ति जिसका डोमिसाइल भारत का है, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू, ज्यू माने यहूदी, तो इन चारों कैटेगरीज में नहीं आता। किसमें? मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू में नहीं आता। तो वो तब तक हिंदू माना जाएगा जब तक इसके कॉन्ट्ररी कुछ बात साबित ना हो जाए। ठीक है। तो अगर हम इसको शॉर्ट कोड में याद करें तो रिलीजन से, बाय रिलीजन एक बंदा हिंदू है, बाय बर्थ एक बंदा हिंदू है एंड बाय एलिमिनेशन एक बंदा हिंदू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति क्या है? ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ना वो कॉर्पेंसरी प्रॉपर्टी है जो किसी हिंदू को अपने पेरेंटल एंसेस्टर यानी कि पिता, दादाजी मतलब ग्रैंडफादर या परदादाजी, ग्रेट ग्रैंडफादर से विरासत में मिलती है। ठीक है। तो ये जो हक है ना, ये राइट बाय बर्थ है। मतलब इस प्रॉपर्टी की, मतलब ये सबसे खास बात आ जाती है कि इसका जो राइट होता है ना ये बाय बर्थ मिलता है। जन्म से ही उस बच्चे को, उस लड़के को अधिकार मिल जाता है कि पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार आ जाता है। ठीक है। इसको जन्मांसव भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो राइट है ना ये अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज है, यानी कि अप्रतिबंध दाय है। ठीक है। इसका जो अधिकार है उसको पाने में कोई रुकावट नहीं आती है बच्चे के सामने। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये लड़के का अधिकार है, बट 2005 में एक अमेंडमेंट आई थी। ये ऐतिहासिक अमेंडमेंट हो गई थी हमारे लिए, क्योंकि इसी अमेंडमेंट ने अब से बेटियों को भी ये अधिकार दे दिया कि वो जन्म से ही को पार्टनर बन जाएंगी। ठीक है। अब एक कंडीशन है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति में, कि इस प्रॉपर्टी में 4 पीढ़ियां यानी कि सन, उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर, इन जो पीढ़ियां है ना उनको अनपार्टीशन रहना जरूरी है, अविभाजित रहना जरूरी है। चलिए, अब क्वेश्चन आता है लीगल पोजीशन ऑफ कर्ता यानी कि कर्ता की विधिक स्थिति। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये लगातार 2025 2024 के एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि कर्ता की लीगल पोजीशन के बारे में बताओ। तो जो कर्ता की लीगल पोजीशन है ना वो स्यू जेनरिस होती है, मतलब यूनिक ऑफ इट्स ओन काइंड, मतलब अपने आप में ही सबसे अलग होती है। ठीक है। इस मतलब जो कर्ता की पोजीशन है ना वैसी पोजीशन घर में और किसी की नहीं होती है। ये जो कर्ता होते हैं ये किसी भी संयुक्त परिवार, मतलब अनडिवाइडेड फैमिली जो है उनका हेड होता है या फिर मैनेजर होता है। ठीक है। और पूरे परिवार के फाइनेंशियल हो गए, लीगल हो गए या फिर रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, उनको यही देखते हैं। ठीक है। उनके लिए डिसीजंस जो होते हैं वो यही कर्ता देते हैं। ठीक है। अब ये जो कर्ता होते हैं ना ये फैमिली के लिए ना ही एजेंट होते हैं ना ही ट्रस्टी होते हैं। क्यों? क्योंकि एजेंट को तो हर काम करने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये कर्ता तो परमिशन किसी से भी नहीं लेते हैं, वो तो सबके कर्ता धर्ता खुद ही है वो तो। और ट्रस्टी के नाम पे क्या होता है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। पर कर्ता के नाम पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है।
उसकी जो अथॉरिटी जो होती है ना, उसके स्टेटस से आती है, ठीक है। अब कर्ता के पास क्या पावर ऑफ एलियनेशन है? तो कर्ता के पास प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना या फिर बेचना, इनके लिए ना अधिकार तो है, लेकिन कुछ दो ही कंडीशंस में। क्या? पहला कंडीशन है लीगल नेसेसिटी, आपातकाले जिसको बोलते हैं, और दूसरा कंडीशन है बेनिफिट ऑफ द स्टेट, यानी कि कुटुम्बयार्थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जुडिशियल सेपरेशन यानी कि न्यायिक पृथक्करण। अभी जो जुडिशियल सेपरेशन है ना, सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर दिया गया है। अब जुडिशियल सेपरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक मैट्रिमोनियल रेमेडी है जो किसी भी शादीशुदा जोड़े को दिया जाता है जब वो डिवोर्स के लिए अप्लाई करने जाते हैं ना, तो उससे पहले का स्टेप है ये जुडिशियल सेपरेशन। इसमें तलाक नहीं हुआ होता, वो दोनों अलग नहीं हुए होते, उनका अभी वैवाहिक गठबंधन चल रहा होता है, लेकिन उससे पहले इनको परमिशन मिल जाती है कि ठीक है, आप थोड़े दिन के लिए अलग रहिए और सोच विचार करिए कि क्या आपको वाकई में अलग रह के कंटिन्यू करनी है अपनी लाइफ को, ठीक है। तो ये क्या है? ये डिवोर्स से जस्ट पहले का स्टेप है। इसके लिए अगर हम ग्राउंड्स देखें कि जुडिशियल सेपरेशन लेने के लिए ग्राउंड्स क्या चाहिए, तो इसके लिए सारे वो ग्राउंड्स चाहिए जो 13(1) के तहत तालाक में दिए जाते हैं, जैसे कि क्रुएलिटी हो गई या डिजर्शन यानी कि परित्याग हो गया, ठीक है। अब जुडिशियल सेपरेशन के लीगल इफेक्ट्स क्या होते हैं? इसका जो सबसे पहला लीगल इफेक्ट होता है ऑब्लिगेशन ऑफ कोहैबिटेशन होता है, यानी कि जो पति पत्नी है वो वैवाहिक कर्तव्य जो है ना, उनके जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस है वो सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। वो ये एक दूसरे की ड्यूटी ना निभाए तो वो चलेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है, इसका सबसे बड़ा लीगल इफेक्ट है कि अभी तक पति पत्नी मैरिड हैं, तो जब तक जुडिशियल सेपरेशन की अवधि चल रही होती है ना, उनमें से कोई भी दूसरी शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। रीमैरिज यहाँ पे स्टॉप ही होती है, अभी नहीं कर सकते वो रीमैरी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेक्टो गार्जियन यानी कि वस्तुतः संरक्षक। अब ये डिफेक्टो गार्डियन क्या होता है? ठीक है, ये वो व्यक्ति होता है जिसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, कोई लीगल राइट नहीं है, यानी ना तो वो नेचुरल गार्जियन है और ना ही वो टेस्टामेंट्री गार्जियन है, ठीक है, जो कि वसीयत के द्वारा आता है। ना ही वो नेचुरल है कि जैसे कि उसके पेरेंट्स हो गए, ना ही वो वसीयत के द्वारा अ, जो पेरेंट्स है उनकी टेस्टामेंट्री गार्डियन जो वो नियुक्त करते हैं, ना ही वो वैसा है, ठीक है। बट ये व्यक्ति वॉलेंटरी अपनी इच्छा से किसी भी नाबालिग बच्चे की देखरेख करता है और उसकी प्रॉपर्टी की देखरेख करने लग जाता है, ठीक है। लेकिन सेक्शन नंबर 11 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1955 जो है, इस बंदे पर, ये जो डी फैक्टो गार्जियन है, इसके ऊपर एक बैन लगाता है जिसको कहते हैं अ बिग बैन। वो बैन क्या है कि ये जो बंदा है वो उस नाबालिग बच्चे की संपत्ति को, अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना या ट्रांसफर करने का काम नहीं कर सकता। और इन केस ये बंदा उस बच्चे की प्रॉपर्टी को बेच देता है या ट्रांसफर कर देता है ना, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ना, कंप्लीटली वॉइड मानी जाएगी, पूर्णतः शून्य मानी जाएगी, इसका कोई भी कानूनी रूप नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिबेटर प्रॉपर्टी यानी कि देवोत्तर संपत्ति। तो देवोत्तर संपत्ति क्या है? तो ये वो प्रॉपर्टी है जो किसी हिंदू देवी देवता यानी कि कोई आइडल है, कोई डेटी है, यानी कि जो बहुत पवित्र है, धार्मिक है, या कोई चैरिटेबल पर्पस है, ठीक है, उसके लिए पूरी तरीके से समर्पित या दान कर दी जाती है, ठीक है, डोनेट कर दी जाती है। तो उसे ही क्या कहते हैं? डिबेटर प्रॉपर्टी कहते हैं। जिसको डोनेट किया जाता है वो प्रॉपर्टी जिसे किसी आइडल या फिर डेटी को डोनेट कर दिया जाता है। क्योंकि हमें ये पता है कि जो हिंदू लॉ में जो मूर्तियां हैं, जो आइडल है वो एक जुरिस्टिक पर्सन है, ठीक है। वो जो जुरिस्टिक पर्सन है, आइडल या मूर्ति, वो कानून की नजर में प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है, उसके ऊपर केस हो सकता है और वो भी किसी के ऊपर केस कर सकती है, ठीक है। अब जो आइडल है या कोई मूर्ति है, वो खुद से अपना संरक्षण तो नहीं करती है, तो वैसे तो लीगली क्या है, वो प्रॉपर्टी जो होती है वो उस डिटी को दे दी जाती है, ठीक है। उसकी ओनरशिप तो वो मूर्ति है, ठीक है, उस मूर्ति के पास ही है उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप, जो हमारी देवोत्तर संपत्ति है उसकी ओनरशिप। बट उसका एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट जो होता है ना, वो इंसान करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम मंदिर की बात करते हैं तो उसमें एक शिबित होते हैं जो मैनेज करते हैं ये सारी चीजों को, या फिर अगर हम किसी मठ की बात करते हैं तो वहां पे महंत होता है जो मठ में दान हुई प्रॉपर्टी को संभालता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास सपिंदा रिलेशनशिप, मतलब कि सपिंद संबंध। अब ये सपिंद संबंध क्या है?
ये सपिन संबंध वो रिलेशनशिप है जिसके अंदर शादी करने पे वो वॉइड मानी जाती है, ठीक है? उसकी कोई वैधता नहीं होती है उस शादी की। अब ये सपिंदा रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सेक्शन नंबर 3F ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर डिफाइन है। ये जो बताता है कि ये सपिंड रिलेशनशिप होता क्या है, तो सपिंड का क्या मतलब होता है? सपिंड का मतलब होता है एक ही शरीर के अवयव, यानी कि पार्टिकल ऑफ द सेम बॉडी, यानी कि पिंड, सेम पिंड, ठीक है? अब इसकी लिमिट क्या होती है? अगर हम लाइन ऑफ मदर की देखते हैं, मदर लाइन एसेंड देखें अगर हम, तो माता के तरफ से 3 पीढ़ियां, ठीक है? 3 जनरेशन ऑफ मदर लाइन, और पिता की तरफ से 5 पीढ़ियां, 5 जनरेशन थ्रू फादर साइड, ठीक है? इनके अंदर शादी करने पे वो शादी वॉइड मानी जाती है। ये लीगल इफेक्ट है। लीगल इफेक्ट क्या है? सेक्शन नंबर 55 में दिया गया है कि अगर सपिंड संबंधों के अंदर शादी कर दी जाती है, तो वो शादी जो है वो पूरी तरीके से वॉइड मानी जाती है, ठीक है? बशर्ते उन लोगों का कस्टम या फिर उनकी रूढ़ी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही होती है, तब तक वो शादी शून्य मानी जाती है, वॉइड मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पार्टीशन बाय कन्वर्जन, यानी कि धर्म परिवर्तन द्वारा विभाजन। तो अगर हम देखते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल मिताक्षरा स्कूल है, यानी कि पारंपरिक मिताक्षरा कानून, इसके अनुसार होता क्या है कि अगर कोई जॉइंट फैमिली का कोई भी को पार्टनर यानी कि सहदायक अगर अपना हिंदू धर्म चेंज करके किसी दूसरे धर्म यानी कि मुसलमान या फिर ईसाई में चेंज हो जाता है, ठीक है? तो होता क्या है कि उसका सहधाई की अधिकार यानी कि को पार्सनरी राइट तुरंत ही खत्म हो जाता है। जैसे ही वो कन्वर्ट होता है वैसे ही उसका अधिकार खत्म हो जाता है, ठीक है? वो अपने आप टूट जाता है। ये जो टूटने का एक्ट है ना, ये स्वचालित विभाजन होता है, यानी कि ऑटोमेटिक पार्टीशन होता है, ठीक है? जो कन्वर्टेड व्यक्ति है ना, वो उसी तारीख से परिवार से अलग मान लिया जाता है, और वो जॉइंट परिवार की प्रॉपर्टी होती है, उससे अपना अधिकार लेके, अपना पार्टीशन लेके अलग हो जाता है, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट, यानी कि वादकालीन भरण पोषण, ठीक है? अब ये जो टॉपिक है ना, ये सेक्शन नंबर 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है? अब पेंडेंटे लाइट का मतलब क्या होता है? ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन में क्या, ठीक है? तो इसका मतलब है कि मान लो कि एक लिटिगेशन चल रही है, डिवोर्स की चल रही है, ठीक है? तो उसके अंदर हस्बैंड या वाइफ किसी भी एक के पास अगर लिटिगेशन के दौरान गुजारे के लिए या फिर मुकदमे के लिए खर्च के पैसे नहीं है, ठीक है? तो अदालत क्या करती है, दूसरे पक्ष को ये आदेश देती है कि एक रीजनेबल गुजारा भत्ता जो है वो उसको दे दो, अपने पति को या पत्नी को, जिसके पास भी इन चीजों की कमी है। यानी कि ये एक इंटरिम रिलीफ होती है, जो लिटिगेशन के दौरान अदालत के द्वारा आदेश के रूप में दी जाती है, ठीक है? अब ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 24, इसकी एक बहुत ही खूबसूरत बात है। वो बात क्या है कि ये जो सेक्शन है ना, ये जेंडर न्यूट्रल है। यानी कि सिर्फ वाइफ को ही नहीं मेंटेनेंस मिलती है, इस इंटरिम रिलीफ मिलती है इस सेक्शन के दौरान, बल्कि पति को भी अगर जरूरत होती है तो उसकी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ता है, ठीक है? अब जो अदालत है ना, इसे तब तक ग्रांट करती है जब तक दोनों में से भी किसी एक पक्ष के पास अपने गुजारे या फिर जो अपने कोर्ट के खर्चे हैं उसके लिए कोई स्वतंत्र आय नहीं है, ठीक है? बस तब तक के लिए दी जाती है। ये क्या है, मैंने आपको बताया, ये एक हर महीने मिलने वाली एक निश्चित राशि है, ठीक है? जो एक इंटरिम रिलीफ के तौर पे दी जाती है, ठीक है? इसमें मुकदमे की पूरी फीस हो गई, कानूनी खर्चे का भुगतान हो गया, ये सारी चीजें ही इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है? तो अगर हम इसे शॉर्ट कोड की तरह याद रखें तो हम क्या कहेंगे कि सेक्शन नंबर 24 इज इक्वल टू टेम्पररी रिलीफ प्लस जेंडर न्यूट्रल, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, दोनों के लिए, ठीक है? इसके साथ हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।